एक रात की शादी भाग 2। दीपांशी और राहुल के नाम ये कहानी। दीपांशी ने घबरा के सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन राहुल ने उसकी सांसें इनहेल करते हुए उसे बेबस कर दिया। वो उसके कंधे पर अपने नाखून गाड़े गई, लेकिन वो उसके लबों से लिपटा हुआ मदहोश होता सब कुछ भूल गया था। 2 आंसू टूट के उसके गालों पे गिरे। वो गहरी सांस लेता हुआ उसके होठों को मोहब्बत से छूता, ज़रा सा पीछे हटा और उसका चेहरा लाल होता देखकर अपना नीचे का होंठ दांतों तले दबाया। वो गहरे सांस भर रही थी। प्लीज़ पीछे हटें, मुझे सांस। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। राहुल उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख के उसे अपनी सांसों में महकाने लगा। दीपांशी आंखें मीचे उसका लम्स बर्दाश्त करती रो देने वाली हुई थी। वो उसे अपने ऊपर से हटाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हो रहा था। वो इस कदर ढीठ होगा उसे अंदाज़ा भी नहीं था। उसके तायाजी ने उसे राहुल से दूर रहने को कहा था और साफ शब्दों में समझाया था कि इस शादी को हकीकत ना समझना। अब राहुल की बाहों में वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। कैसे बचाती खुद को? राहुल मदहोश होता उसके सरापे में गुम था कि एकदम दीपांशी ने उसे ज़ोर से पीछे करते हुए झटका। उसकी पकड़ हल्की थी, जिस वजह से वो बिस्तर पर एक तरफ गिरा। दीपांशी झट से उठती हुई दूर जाकर खड़ी हुई। आंखों में ढेरों आंसू थे, चेहरा लाल बना हुआ था और होठों पर राहुल के दिए हुए सुर्ख निशान। इस वक्त वो राहुल के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। मेरे पास मत आइएगा, दूर रहें मुझसे, वरना। वो उंगली उठाकर राहुल को वार्न कर रही थी। राहुल का दिमाग को झटका सा लगा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उसे ऐसे वार्न कर सके। सामने खड़ी लड़की का इतना हौसला राहुल ने ही बढ़ाया था। उसके करीब जा कर के झटके से उसे बाजू से पकड़ के अपनी तरफ ज़ोर से खींचा। वो सीधा उसके सीने से टकराई। 1 इंच के फासले को भी बरकरार न रखते हुए वो उसके चेहरे को गुस्से से देख रहा था। तुम रोकोगी मुझे? वो गुस्से से फुंकार रहा था। हाँ रोकूंगी, क्योंकि ये एक दिन की शादी है। बस सब दौलत का खेल है। पैसों के लिए सब रिश्ते बेचने लगे हैं। हमारा रिश्ता भी उसी की एक कड़ी है। आज की रात गुजरते ही राहुल भूल जाएगा कोई दीपांशी भी थी, और इस रात के लिए दीपांशी अपनी इज्जत को यूँ आपके हाथ बर्बाद नहीं होने दे सकती। सुना आपने? अब छोड़ें मुझे। वो उसे दूर धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि राहुल का दिमाग उसकी बातों से घूम गया और उसे बिस्तर पर धक्का दिया। अपने इस छोटे से दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लो दीपांशी, राहुल तुम्हें अपने हाथों से मार तो सकता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता, समझी तुम? गुस्से से भड़कता हुआ वो ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। वो उसको छोड़ने की बात कैसे कर सकती थी? राहुल ड्रेसअप होकर बाहर आया तो वो बिस्तर पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। चाहूँ तो 1 मिनट में तुमसे अपना हक वसूल कर सकता हूँ, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं करूँगा। तुम्हें एक रात का डर है ना, कि तुम सिर्फ एक रात के लिए यहाँ आई हो? वो हाथ में घड़ी पहनता हुआ उसे घूर के देखता हुआ बोल रहा था। अब तुम्हारा ये डर ख़त्म करके उसके बाद ही मैं तुमसे अपना हक वसूल करूँगा, और तब तुम खुद मेरे पास आओगी। सुना तुमने? अब की बार वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि दीपांशी सहम गई। इडियट लड़की। और फिर वो मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया, अपने बालों को कंघी करने लगा। ऑस्ट्रेलिया का लफंडर, मिनमिनाते हुए बोली, लेकिन राहुल ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। सर झटकता हुआ वो कबाड़ से अपनी जैकेट निकाल के पहनने लगा और फिर खामोशी से कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा। इस कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, सुबह तक आ जाऊँगा। वो मुड़कर उसे सख्त लहजे में बोल कर गया। दीपांशी का दिल चाहा कि वो उससे पूछे कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर उसके जाने में ही बेहतराई समझकर वो चुप रही। उसके जाते ही उठ के दरवाज़ा लॉक किया और आईने के सामने खड़े होकर अपना सरापा देखा, जो पल में राहुल ने अपने रंग में रंग लिया था। उसके खून छलकाते होंठ आईने में उसे मुंह चढ़ा रहे थे। वो चेहरा छुपाए फूट फूट के रो दी। सारी दुनिया एक जैसी है, सब मतलबी हैं। नाना जी, ये क्या कर दिया आपने क्यों मुझे ऑस्ट्रेलिया के लफंडर के साथ बांध दिया? अपने नाना से दिल ही दिल में शिकवा करते हुए वो बिस्तर पर आकर लेट गई। रोते रोते कब उसकी आंख लगी उसे खबर भी न हुई। सुबह के वक्त दरवाज़ा बजा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। राहुल को बहुत गुस्सा आया। वो दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सो गई थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो रूम की बैक साइड गया। गैलरी से जंप करता हुआ वो विंडो से रूम में आया था।
विंडो के खुले होने का उसे आज फ़ायदा हुआ था। सामने ही बिस्तर पर लेटी वो नींद के मज़े लूट रही थी। उसकी दूसरी तरफ आराम से तकिया रखकर आंखें बंद करके वो भी लेट गया। आज का दिन बहुत ख़ास था। आज बहुत अहम फ़ैसला होना था। वो दीपांशी की तरफ करवट करके उसे देखता हुआ सो गया। सुबह दीपांशी की आँख खुली तो वो उसकी बाहों में थी। उसकी बाहों में वो बुरी तरह कसमसाई। पीछे हटना चाहा लेकिन राहुल ने उसे उसकी कमर से टाइट से पकड़ लिया। छोड़ो लफंडर, फ्लर्टी। दीपांशी को फिर से रात का मंजर याद आने लगा जब उसने उसके होंठों पर जुल्म ढाया था। उसके कसमसाने पर राहुल गहरी नींद से जागा और उसके ऊपर झुक गया। क्या बोल रही हो? फ्लर्ट कब किया मैंने तुमसे? उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए नींद की खुमारी में बोला। तुम सही कह रहे हो, फ्लर्टी नहीं ठिरकी हो तुम। दीपांशी ने माथे पर बल डाले अपनी कलाइयाँ छुड़वाते हुए जवाब दिया। राहुल ज़ोर से हंसने लगा। वो अपने दिल को बहुत बुरी तरह डांट चुकी थी, जो बार बार राहुल के लिए धड़क रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो हमेशा ऐसे ही राहुल की बाहों में लेटी रहे, लेकिन वो एक हकीकत पसंद लड़की थी। वो जानती थी ये सब एक सपना था। वो शख्स उसका कभी नहीं हो सकता था। तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या हो तुम खुद भी नहीं जानती। लगता है तुम्हारे नाना जी ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब वो एक तरफ लेटते हुए उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोला। बताने लायक कुछ होता तो बताते ना। दीपांशी थोड़ा ऊपर होकर बैठते हुए बोली। एक यही चीज़ उसकी बेहिसाब थी, उसका कॉन्फिडेंस। वो कभी ख़त्म नहीं होता था। वैसे एक बार बताया था उन्होंने कि उनका एक पोता है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और पूरी दुनिया का लफंडरबाज है। उस जैसा लफंडर पूरी दुनिया में नहीं है। अभी उसकी बात मुंह में ही थी, राहुल ने उसे अपने चेहरे पर झुकाकर उसके होठों को निशाना बनाया। वो मछली की तरह तड़पी थी। वो भी अपने नाम का एक था। अपनी तशनगी मिटा के ही पीछे हटा था। मेरे सामने अपनी ज़ुबान कम खोला करो। तुम्हारे होंठ जब हरकत करते हैं ना, तो दिल ऐसे गुस्ताखियाँ करने पर आमादा हो जाता है। इन्हें कम हरकत दिया करो, वरना खा जाऊँगा इन्हें। वो उसके होंठों का पाउट बनाकर फिर से गहरी किस करके पीछे हटा था। दीपांशी का चेहरा लाल पड़ गया था। बेशर्म इंसान, आज वसीयत खोली जाएगी। एक पहाड़ है जो सब पर गिरने वाला है। राहुल की बात पे दीपांशी ने उसे घूर के देखा। क्या मतलब? तुम जानते हो वसीयत में क्या लिखा है? वो उठकर उसके पास आकर के बोली। तुम फिर वही गलती कर रही हो। दीपांशी, फिर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाएगी तो तुम मुझे बेशर्म का अवार्ड देने लगोगी। उसके होंठों की तरफ इशारा करते हुए गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। दीपांशी बुरा सा मुँह बनाकर पीछे हट गई। वो हंसता हुआ बाथरूम में घुस गया। दीपांशी टेढ़ा मुँह करके उसकी तरफ उसकी नकल उतारते हुए वहीं बैठ गई। कितना बेशर्म इंसान है। रात से मेरे होंठों के पीछे पड़ा हुआ है। इतना लिहाज भी नहीं। अभी नाना जी को गए हुए कितने दिन हुए हैं। सब लोग भूल गए हैं उन्हें। आई मिस यू नाना जी। वो विंडो में आ गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, जिसको महसूस करके वो सोच में पड़ी थी। आज वसीयत खुल जाएगी, फिर ताया जी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। पता नहीं क्यों वो अब न यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। शायद उसको राहुल की संगत से पसंद आने लगी थी। उसके आंसू फिर से बहने लगे थे। क्या खेल ये इश्क ने खेला है, क्या गम का लगा ये मेला है। दिल कल भी मेरा अकेला था, दिल आज भी मेरा अकेला है। एक बार फिर वकील साहब हवेली पहुंच गए। इस बार उनके हाथ में वसीयत की फ़ाइल थी, जिसे आज वो सबके सामने पढ़कर सुनाने वाले थे। सभी बड़े ध्यान से उन्हें देख रहे थे, सिवाय राहुल के, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। दीपांशी अपने हाथों को मसलती हुई बेचैन हो रही थी। जैसे कि लेटर के मुताबिक राहुल और दीपांशी की शादी हो गई थी। अब उस वसीयत को खोलने का वक्त आ गया। वकील साहब ने आंखों पे चश्मा लगाया, वसीयतनामा पढ़ना शुरू किया। राहुल और दीपांशी की शादी के बाद इस वसीयत के मुताबिक मेरी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज़मीन जायदाद, अपना बिजनेस, सब कुछ मैं अपने पोते राहुल और उसकी पत्नी के नाम करता हूँ। ये दोनों मेरी जायदाद के केयर टेकर रहेंगे तब तक जब तक उनकी औलाद नहीं हो जाती। जैसे ही उनकी औलाद होगी, ये सब कुछ उनके बालिग होने पर उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर औलाद होने से पहले ही ये दोनों अलग हो जाते हैं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी एनजीओ को दे दी जाएगी। वकील साहब ने उन सब की ओर देखा, मगर करण नाथ
और अर्जुन नाथ के तो होश ठिकाने लगे। दीपांशी ने छटपटा के राहुल की तरफ देखा, जो गाल के नीचे मुट्ठी बनाए रखे बहुत सुकून से वसीयत सुन रहा था। दीपांशी के देखने पर उसने एक आंख उसकी तरफ मारी। वो रुख फेर गई, ठिरकी। उसके हिलते होंठों से वो अंदाज़ा लगा गया था कि उसने क्या कहा। वकील साहब, आप कुछ हिस्सा छोड़ गए हैं वसीयत का। वकील साहब को गहरी सोच में डूबा देख राहुल ने उन्हें चौंकाया था, तो वो अपना चश्मा सही करने लगे। राहुल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सबकी नज़रें उसे ताक रही थीं। आपने ये तो बताया नहीं कि अगर दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाता है या दोनों को, तो इस कंडीशन में जायदाद का क्या सीन होगा। यही वो बात थी जिसे वकील साहब पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन राहुल के पूछने पर अब उन्हें बताना पड़ा था। जी, अगर आप दोनों में से किसी एक को कुछ भी हो जाता है तो सारी जायदाद दूसरे के नाम हो जाएगी, और अगर दोनों को कुछ होता है तो सारी जायदाद एनजीओ में जाएगी। मतलब अगर मैं मर जाता हूँ तो सारी जायदाद मेरी बीवी को मिलेगी। वकील साहब, हाँ, मैं सर हिलाया। ये तो गोल्डन चांस है इनके लिए, क्यों संजीव अंकल। राहुल ने दीपांशी के ताया की तरफ देखते हुए कहा, जबकि संजीव साहब राहुल को घूरते हुए करन्नाथ की तरफ देखने लगे। ठीक है वकील साहब, आप जा सकते हैं। राहुल ने उन्हें विदा करते हुए सबकी तरफ देखा। पहले शादी का ड्रामा रचाया, अब नई नई साजिशें रची जाएंगी। क्यों पापा, सही कह रहा हूँ ना। राहुल तलखी से अपने पापा को देखते हुए बोला। राहुल ने दीपांशी की तरफ कदम बढ़ाए। मैं फ़ैसला लेने में आज़ाद हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी फ़ैसला लेने में आज़ाद हो। अभी इसी वक्त फ़ैसला लो, तुम्हें जो भी फ़ैसला लेना है। उसकी आंखों में आंखें डाले संजीदगी से बोला। दीपांशी ने एक नज़र अपने ताया पे डाली। किसी के प्रेशर में नहीं लेना है फ़ैसला, अपनी मर्ज़ी से लो, अपने दिल की सुन के लो। अगर तुम्हें भी जायदाद चाहिए तो डिवोर्स का तो तुम बिल्कुल नहीं सोचोगी, बल्कि मेरे साथ अपना रिश्ता निभाने के लिए मुझे रास्ते से हटाओगी, अपनी ताया के साथ मिलके। राहुल की इस तरह की बातों से उसकी आंखें नम हुई। मतलब वो सब जानता था, फिर भी सारा इल्ज़ाम उसे कैसे दे सकता था। दीपांशी को भी गुस्सा आया। एक मिनट, आप तो मुझ पे और मेरे ताया पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे आप और आपका ख़ानदान दूध का धुला हुआ है। एक गुस्ताख लड़की। करन्नाथ गुस्से से बोले। जो बोलना है साफ साफ बोलो। राहुल ने अपने बाप की ललकार को नज़रअंदाज करते हुए दीपांशी से कहा, अगर सुनना ही है तो सुने। मेरे ताया जी के दिल में लालच आपके पापा ने जगाया है। उन्हें क्या पता था किसी वसीयत का जायदाद आपके बाबा को चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मेरे ताया जी से कहकर आपकी और मेरी शादी करवाई। और आप तो दूध पीते बच्चे हैं ना, जो ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कर दी आपसे। ज़रूरत आप भी जानते होंगे कि आपकी और मेरी शादी की वजह नाना जी की वसीयत है। दीपांशी बोले तो बोलती चली गई। सभी उसकी ज़बान की तेज़ी देखकर दंग रह गए, जबकि कंटिन्यू बोलने से उसके हिलते होंठों को देखते हुए राहुल के गले में कांटे चुभे। मना किया था इस लड़की को कि कम बोला करे, लेकिन इसे भी शौक़ है लिप किसिंग का। मन ही मन वो बड़बड़ाया, ज़बान है कि खैंची जो चलती ही जा रही है, कंट्रोल करो इसे वरना। राहुल की चाची और दीपांशी की छोटी मामी गुस्से से बोली, क्यों? जब इसके पति को कोई एतराज़ नहीं है इसके बोलने पे, तो आपको क्या इशू है? दीपांशी के बजाय राहुल के जवाब पर सभी को हैरत हुई। हाँ जी, और कुछ बोलना है या बस? राहुल थोड़ा सा उसके नज़दीक हुआ। अपने होठों को इतनी ही तकलीफ़ दो जितनी बाद में सह सको। धीरे से उसके कान में फुसफुसाता हुआ पीछे हटा, जबकि उसका अंदाज़ दीपांशी के दिल को बुरी तरह धड़का गया। किसी और को कुछ कहना है? राहुल सब तरफ सवालिया नज़रों से देखते पूछने लगा। उसके गुस्से से सबकी जान जाती थी, लेकिन करण साहब के लिए उनका बेटा कितनी अहमियत रखता था वो सभी जानते थे। लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। किसी को कुछ नहीं पूछना है तो ठीक है, अब मेरी बात सुने। दीपांशी मेरी पत्नी है और आखिरी सांस तक रहेगी। संजीव अंकल, अगर आपको मेरी बात से कोई एतराज़ है तो अभी बता दें। राहुल की बातें सुनकर वो अच्छा खासा शर्मिंदा हो गए थे। दौलत के लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जिसको उन्होंने कुर्बानी के लिए पेश किया वही उनके हक़ में बोलकर उन्हें उनकी गलती का एहसास दिला गई। अगर दीपांशी इस रिश्ते को निभाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर उसे इस रिश्ते से सोच समझ कर बोले संजीव अंकल, वो अपना फ़ैसला सुना चुकी है
वो मेरी पत्नी बन चुकी है। उसका नाम मेरे नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है, जो अब मेरे मरने के बाद भी जुड़ा रहेगा। यही मेरे दादाजी की इच्छा थी और यही मेरी इच्छा है। एक एक शब्द पे जोर देते हुए वो सबको हैरान कर गया था। ठीक है, अगर तुम ये रिश्ता हमेशा के लिए निभाना चाहते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। दीपांशी के ताया ने आगे बढ़कर दीपांशी के सर पर हाथ रखा। जीती रहो, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो बाप समझकर माफ़ कर देना। दीपांशी ने उनका हाथ थाम लिया। वो अपने नाना के बाद ताया से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा और तुम्हें एक अच्छे इंसान के हाथों सौंपा है, जो तुम्हें दुनिया की अच्छी बुरी बातों से बचा के रखेगा, तुम्हारा खुद से ज़्यादा ख्याल रखेगा। संजीव साहब पूरे भरोसे से बोले। देर हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। वो उसके माथे को चूमते हुए बोले और सबसे मिलकर घर से बाहर निकल चुके थे। दीपांशी ने राहुल की तरफ घूर कर देखा, जो उसके होंठों पर फोकस किए हुए था। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। चलो दीपांशी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रूम में चलकर प्लीज़ मेरा सर दबा दो। ये कहकर राहुल दीपांशी का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। आपके पिताजी ने बहुत गलत किया है अर्जुन, आप भी उनकी औलाद थे। वो जायदाद आपके नाम भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सारी जायदाद राहुल के ही नाम की है। राहुल की चाची मुंह बनाकर बोली, पिताजी ने हमें हमारा हिस्सा दे दिया था। जो उन्हें लगता था वो हमें मिल चुका था। अब ये उनकी खुद की कमाई से बनाई हुई ज़मीन जायदाद बैंक बैलेंस है, वो जिसको चाहे दे सकते हैं। करननाथ दांत पीसते हुए बोले। सब लोग एक एक करके अपने अपने कमरों की तरफ जा चुके थे। क्या प्रॉब्लम है, मुझे रूम में क्यों लेकर आए हो? दीपांशी घबराते हुए बोली, जबकि राहुल का दरवाजे को लॉक लगाना दीपांशु को अपने लिए ख़तरे की घंटी सुनाई दी। बिस्तर पर आओ, सर दबाओ मेरा। बिस्तर पर लेटते ही हुक्म जारी किया, मैं तुम्हारी नौकर। राहुल के घूरने से दीपांशी के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। पूरे 8 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे, आप कहकर बुलाया करो मुझे, और अब चुपचाप यहाँ आ जाओ, वरना अगर मैं उठकर तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारे से एक एक शब्द का बदला लूँगा। वो उसके होंठों की तरफ इशारा करते हुए बोला। उसकी धमकी से डरकर दीपांशी हाथ की उंगलियां मरोड़ते हुए उसके पास आकर बैठ गई। राहुल ने उसके हाथ थामकर अपने सर पर रखे। दीपांशी धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी, जबकि दिल बाहर आने को बेताब था। तुम्हें मेरे साथ से खुशी नहीं होती दीपू? आंखें मूंदे उसने धीमे लहजे में पूछा। पता नहीं, वो साफ सपाट लफ्ज़ों में बोली। तो वह सीधा होकर उसकी गोद में सर रख कर लेटते हुए उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। मुझे तुम हमेशा अपनी आंखों के सामने चाहिए दीपू। मेरी संगत बुरी लगती है तुम्हें? वो नीचे देखते हुए सर को झुका गई। वो उसके सर के पीछे हाथ रखे, उसका चेहरा अपने ऊपर झुका के उसके लबों को अपने लबों में जकड़ गया। दीपांशी का दिल उछल के हलक में आया। उसके पीछे हटते ही वो उसे गुस्से से घूरने लगी। कहा था ना, इतना बोलो जितना सह सको। आप तो हाथ धोकर मेरे होंठों के पीछे पड़ गए हैं। वो लाइट ऑफ करता हुआ उसे बेड पर लेकर गिरा। सुबह होते ही राहुल ने एक नई वसीयत बनवाई। उसने अपने दादा की सारी ज़मीन जायदाद बैंक बैलेंस अपने चाचा और पापा के नाम कर दी थी। उसे दौलत का लालच बिल्कुल नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में उसका अपना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था। वसीयतनामा पापा के हाथ में देते हुए बोला, मैं कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ है, बहुत बड़ा फ्लैट है, गाड़ियाँ हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आप लोगों की खुशी चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। मैं कल ही दीपांशी को लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। यहाँ का सब कुछ आपका है। अब जब आपको एहसास हुआ है तो आप छोड़कर जा रहे हो? करननाथ ने दुख से उसे जाते हुए देखकर कहा। तो वह पलटकर अपने बाप को देखने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे। आगे बढ़कर बाप को गले से लगाया। दुखों के बादल छट चुके थे। सबके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। आपने बहुत अच्छा किया, दीपांशी ने उसके करीब आते हुए धीरे से कहा। लेकिन तुम जब बोलती हो तो अपने साथ अच्छा नहीं करती। तुम्हारे ये हिलते हुए होंठ। राहुल फिर से उसके होंठों को आंखों में फोकस करता धीरे से उसके कान में बोला, कल बहुत बड़ा रिसेप्शन होगा। आखिर मेरे बेटे की शादी हुई है। सभी ने खुशी से तालियां बजाईं। जोड़े नसीबों से बनते हैं, इंसान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। जो जोड़ा ऊपर वाले ने बनाया होता है, इंसान को मिलकर ही रहता है। दीपांशी राहुल की थी, उसे मिलकर ही रही।